मेरा नाम धीरज अग्रवाल है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम डिजस्ट्रा एल्गोरिथम। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। इसमें हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम डिजस्ट्रा एल्गोरिथम, इंट्रोडक्शन टू शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्शन टू शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड्स, overview of Dijkstra algorithm, working of Dijkstra algorithm, algorithm pseudocodes, Dijkstra algorithm examples, limitation of Dijkstra algorithm, complexity analysis, performance analysis, optimizations, application of Dijkstra algorithm और इसके बाद लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स है जहाँ हमें किसी ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टेक्सेस है जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पर ए से जी तक का अगर सपोज आपके शॉर्टेस्ट पाथ पूछा जाएगा तो इसमें यहाँ से ए से जी तक जाने के बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स हैं। तो आपको इसमें से सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट आपको पाथ फाइंड करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से जी इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे 18 है इस ग्राफ वेट के अकॉर्डिंग। और भी डिफरेंट पाथ पॉसिबल है पर उसके वेट्स इसके वेट से ज़्यादा है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की अगर हम बात करें तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ समस्या में हमें एक सोर्स नोड से ग्राफ के अन्य सभी नोड तक का सबसे छोटा मार्ग खोजना होता है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है और फिर यहाँ पे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नोड से जितने भी अदर नोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं सभी में ए के थ्रू जाने का रास्ता, मतलब ए अगर सोर्स है तो ए से बी, ए से सी, ए से एफ, ए से ई, ए से डी और ए से जी तक जाने का आपको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फाइंड करना होता है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम को 1956 में 1956 में डच कंप्यूटर साइंटिस्ट एस्गर डब्ल्यू डिजस्ट्रा ने विकसित किया था। इसका उद्देश्य तब के कंप्यूटर सिस्टम के लिए इफ़िशिएंट राउटिंग सॉल्यूशन प्रदान करना था। यह आज कई आधुनिक एप्लीकेशन जैसे जीपीएस, नेविगेशन, नेटवर्क राउटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम एक ग्रिडी एल्गोरिथम है। ग्रिडी का मतलब होता है लालची। इसका मतलब है कि आपको हमेशा इंस्टेंट प्रॉफिट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आगे हम देखते हैं जिसका उपयोग वेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए किया जाता है। यह एल्गोरिथम सोर्स नोड से सभी अन्य नोड्स तक का सबसे छोटा मार्ग ढूंढने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाता है। यह नॉन नेगेटिव वेट्स के लिए काम करता है। इसके मुख्य अवधारणाएं देखते हैं जो बेसिक पॉइंट्स है। जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्कल में जो दिया हुआ है इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्सेस, जिसको हम लोग नोड्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ई और यहाँ पे जो डी मतलब ए बी सी डी ई और एफ जो यहाँ पे दिया हुआ है वो वर्टेक्सेस है जिसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। ग्राफ ये वर्टेक्सेस और एजेस का कलेक्शन है। साथ में इसमें वेट लिखा हुआ है, वेट भी दिया हुआ है। जैसे ए से सी का वेट 9 है, ए से बी का वेट 3 है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या है, या नोड्स और एजेस का एक संग्रह होता है। एक ग्राफ को वर्टेक्सेस और एजेस से दर्शाया जाता है। नोड्स आप देख सकते हैं, ये ग्राफ के विभिन्न बिंदु होते हैं जिन्हें वर्टेक्सेस भी कहा जाता है। एजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे दो पर्टिकुलर वर्टेक्सेस को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे एजेस बोलते हैं। ये नोड्स के बीच के कनेक्शंस होते हैं जो दो नोड्स को जोड़ते हैं और उनकी दूरी या समय जैसी जानकारी रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट्स, यह एज का वह मान होता है जो किसी दो नोड्स के बीच की दूरी, लागत या समय को दर्शाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर एफ से अगर मैं ई की बात करूँगा तो इसका वेट 9 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर ए से एफ की बात करेंगे तो इसका वेट 14 दिया हुआ है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का उद्देश्य इन एजेस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का उद्देश्य उन एजेस को प्राथमिकता देना है जिसका वेट सबसे कम होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो वर्किंग ऑफ डिजस्ट्रा एल्गोरिथम है, डिजस्ट्रा एल्गोरिथम एक ग्रेडी एल्गोरिथम है।
जो ग्राफ में एक सोर्स से अन्य नोड तक सबसे छोटा मार्ग खोजने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाता है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम के कार्य करने का तरीका हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन स्टेप। शुरुआत में एल्गोरिथम निम्नलिखित स्टेप से प्रारंभ होती है। फर्स्ट पॉइंट है सोर्स नोड के डिस्टेंस को 0 रखा जाता है, क्योंकि सोर्स से खुद तक जाने में कोई दूरी नहीं होती। अन्य सभी नोड्स के डिस्टेंस को इन्फिनेटिव के रूप में सेट किया जाता है, क्योंकि शुरू में उनकी डिस्टेंस अज्ञात होती है। विजिटेड वर्टिसेस का एक सेट बनाया जाता है जिसमें शुरू में कोई नोड नहीं होता। प्रायोरिटी क्यू का उपयोग किया जाता है जो नोड्स को उनके करेंट सॉर्टेड डिस्टेंस के आधार पर स्टोर करता है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एज रिलैक्सेशन एंड प्रायोरिटी क्यू। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का मुख्य ऑपरेशन एज रिलैक्सेशन कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी नोड से जुड़े हुए किसी एज द्वारा दूसरे नोड तक जाने का नया डिस्टेंस पहले से कम है तो उस नोड के डिस्टेंस को अपडेट कर दिया जाता है। प्रायोरिटी क्यू से सबसे कम डिस्टेंस वाले नोड को चुना जाता है। उस नोड्स के सभी नेबर्स नोड की डिस्टेंस को चेक किया जाता है और रिलैक्सेशन किया जाता है, यानी यदि कोई छोटा मार्ग मिलता है तो डिस्टेंस अपडेट कर दी जाती है। अपडेटेड नोड्स को प्रायोरिटी क्यू में डाला जाता है। ग्रेडी अप्रोच। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम एक ग्रेडी एल्गोरिथम है क्योंकि यह हर कदम पर सबसे कम डिस्टेंस वाले नोड को चुनता है। यह लोकली ऑप्टिमल चॉइस बनाकर ग्लोबली सॉल्यूशन प्रदान करता है। हर बार प्रायोरिटी क्यू में सबसे कम डिस्टेंस वाला नोड चुना जाता है और फिर उसके नेबर्स के डिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है जब तक कि सभी नोड्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिल जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का स्यूडो कोड यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है फंक्शन डिजस्ट्रा, जिसमें ग्राफ और सोर्स दिया हुआ है। इसमें सेकेंड पॉइंट में इनिशियलाइज डिस्टेंस टू ऑल नोड्स एज इन्फिनिटी एंड डिस्टेंस टू सोर्स एज ए 0 रखा जाता है। फॉर ईच नोड इन द ग्राफ डिस्टेंस नोड इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बताया गया कि जो सोर्स नोड है उसका डिस्टेंस 0 रहेगा और जो अदर नोड्स है उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग में इन्फिनिटी रहेगा। फिर प्रायोरिटी क्यू टू स्टोर नोड्स एंड देयर डिस्टेंस। यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग ऑल द नोड्स इन द ग्राफ ऑर्डर्ड बाय डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फर्स्ट। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक लूप यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा। प्रायोरिटी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक कि आपकी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। और मैं बता दूँ प्रायोरिटी क्यू में हमने क्या किया, जो भी नोड आप विजिट करते जा रहे हैं उसको हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाले नोड को यहाँ से अप करते हैं। फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है 10th नंबर का पॉइंट, रिमूव यू फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा करंट पोजीशन पे उसको हम लोग पहले अप करते हैं। फॉर ईच नेबर ऑफ यू ऑफ वी, तो यहाँ पे ईच नेबर यू एंड यू ऑफ वी, इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट आपका जो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट नोड होगा उसका जो नेबर होगा, है ना, उसमें जितने भी नेबर्स होंगे उसके हिसाब से ये क्या होगा, कंटिन्यू ये जो आप देख सकते हैं 12 से लेकर यहाँ पे जो 16 तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे ALT एक वेरिएबल लिया गया है जिसमें डिस्टेंस ऑफ यू एंड लेंथ UV, जो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि पर्टिकुलर जो करंट नोड का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सोर्स से, और जो पर्टिकुलर U एंड V जो हमने सेकेंड जो नोड चूज़ किया है उसका नेबर है उसका जो लेंथ है उसको चेक करता है। फिर वो चेक करता है कि जो करंट डिस्टेंस है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जो आपने वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है ALT में उससे कम है क्या, अगर कम है तो वैल्यू को स्वैप कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया हुआ जिसमें यहाँ पे 3 यहाँ पे वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैं बता दूं कि डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ हम डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ में कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। इसमें सपोज मान लेते हैं A इज़ द सोर्स वर्टेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में आप देख सकते हैं कि जो सोर्स वर्टेक्स A है उसको हम 0 लेते हैं और जो अदर वर्टेक्सेस है उसको हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उसका अभी जो डिस्टेंस है वो अज्ञात है, अननोन है। यहाँ पे
हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन का मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको ए से बी तक का डिस्टेंस है, देख सकते हैं ए से बी हम जा सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर वेटेज एज दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं पहले, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसमें कैसे हो रहा है कि यहाँ पर अगर ए से बी आपको जाना है तो पहले आपने चेक किया जो सोर्स वर्टेक्स डी यू है आपका वो 0 है, ठीक है। और जो कॉस्ट है यू एन वी का, जो यहाँ पे हमने एज्यूम किया ए और बी को यू, ए को यू और बी को वी हमने एज्यूम किया यहाँ पर, तो उसका जो डिस्टेंस है 10 है। तो 0 + 10 करेंगे तो वो इन्फिनिटी से वो क्या है, लेस है। तो हम क्या किए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो वर्टेक्स बी था उसको हमने अपडेट कर दिया, अब इन्फिनिटी से वो 10 हो गया। उसी तरीके से ए से सी में जाने का भी रास्ता दिया हुआ है, एक एजेस दिया हुआ है यहाँ पे 20 है, उसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ए आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स यू है और सी आपका वी नाम का वर्टेक्स है, सपोज एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं कि जो सोर्स वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस 0 दिया हुआ है और ए से सी तक का जो वेट है यहाँ पे 20 है। दोनों को ऐड करते हैं, कंपेयर करते हैं यहाँ पे v नाम के वर्टेक्स है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी दी हुई है। तो यहाँ से कंपेयर किया, लेस आया, तो हमने क्या किया, फिर से डी सी जो है उसमें हमने ये अपडेट कर दिया 20 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ पर यहाँ पे 20 अपडेट हो गया है। फिर यहाँ पर अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अगर हम फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे यहाँ से आपको चेक हो गया ए से बी और हमने ए से सी को यहाँ पे हमने चेक कर लिया है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ए से बी और ए से सी में जो सबसे शॉर्टेस्ट जो आपका है यहाँ पर आपको चेक करना है, ए से बी आपका जो शॉर्टेस्ट है वो 10 पे है और अगर मैं सी से कंपेयर करूँगा तो सी का जो वेट है 20 है। तो यहाँ पे लेस कौन है, यहाँ पे 10 है, तो बी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर हम बी से आते हैं, तो बी की वैल्यू है 10 और यहाँ पे अगर बी और सी का जो कॉस्ट देखेंगे वो 5 है। तो हम सी से कंपेयर करेंगे, सी की अभी करंट वैल्यू 20 है, तो 10 + 5 < 20, यस। तो फिर से हम डी सी की वैल्यू को अपडेट करके 15 कर देंगे। तो यहाँ पर ए से बी का जो शॉर्टेस्ट जो है सोर्स, ए से बी का डिस्टेंस 10 हो गया और ए से सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है थ्रू बी, क्योंकि अगर हम ए से बी की बात करते हैं तो 20 आ रहा है, ए से बी और बी से सी जा रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो इससे ये डिजस्टर एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम को इसने सॉर्ट आउट कर दिया। हम लोग अगर सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में हमने फर्स्ट एग्जांपल में डायरेक्टेड ग्राफ लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है, ठीक है। यहाँ हम इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को भी हम लोग डिजस्टर एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए आपका सोर्स वर्टेक्स है, देख सकते हैं। हमने एक टेबल भी यहाँ पे बना दिया है कि आप लोग को समझ में आए। स्टार्टिंग में अभी हमने क्या किया, सभी को इन्फिनिटी कर दिया है। जैसे हम लोग स्टेप फर्स्ट लेते हैं तो ए जो वर्टेक्स है इट इज़ अ सोर्स वर्टेक्स, वो 0 हो गया। अदर वर्टेक्स क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया। देखिए सेकेंड में देखिए कि हमने ए को सोर्स वर्टेक्स लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो वर्टेक्सेस है उसको ट्रावर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए से बी का जो डिस्टेंस है, अभी हमने इससे पहले देखा था वो इन्फिनिटी था, पर अगर हम लोग वो एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, जो ए का जो कॉस्ट है वो तो 0 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम स्टेप 2 की बात करेंगे तो देखिए स्टेप 1 में हमने सोर्स को 0 और बाकी वर्टेक्सेस को हमने इन्फिनिटी रखा हुआ था। सेकेंड वाले यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए से बी, ए से सी और ए से एफ जाने का रास्ता है। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए से बी जो जाने का रास्ता है उसमें हमने 7 लिखा हुआ है जो कॉस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो तो 0 है और ए से बी का कॉस्ट 7 है, तो 0 + 7, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी, यस, कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू को अपडेट करके हमने इन्फिनिटी को 7 कर दिया। वैसे आप देख सकते हैं ए से सी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ए से सी का जो डिस्टेंस है वो 9 है, तो 0 + 9 लेस देन इन्फिनिटी, यस, कंडीशन ट्रू। तो हमने सी की वैल्यू को अपडेट करके 9 कर दिया। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए से एफ का डिस्टेंस हमने 14 कर दिया है, क्योंकि 0 + 14 लेस देन इन्फिनिटी, यस, कंडीशन ट्रू। इन्फिनिटी से छोटा है 14, तो हमने एफ की वैल्यू अपडेट कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ई और डी का कनेक्शन ए से नहीं है, तो इसकी वैल्यू एज इट इज़ इन्फिनिटी रहेगी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो 3 वर्टेक्सेस जो अभी आए बी, सी और एफ, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 7, 9 और 14 है। इसमें हम सबसे छोटी वैल्यू चूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ए से, वो है बी का, तो हम बी वर्टेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ मार्क किया हुआ है सेलेक्ट बी। अब हम क्या करते हैं, बी से बाकी अदर वर्टेक्स का डिस्टेंस यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए बी से कनेक्शन सी का है और बी से कनेक्शन यहाँ पर डी का है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी सी की वैल्यू यहाँ पर 9 दी हुई है, और अगर हम यहाँ पे ए से बी और बी से सी जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बी का वेटेज है जो यहाँ पे वो 7 है, 7 + 10 17 हो जाएगा, जो कि अगर बोलते हैं 9 < 17 तो कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हमने वैल्यू को अपडेट नहीं किया। अगर हम बी से डी की बात करते हैं तो डी में प्रीवियस वैल्यू इन्फिनेटिव था, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू 7 है, 7 + 15 करेंगे तो 22 आएगा, तो हमने d की वैल्यू अपडेट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर b से e, तो b से e का कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे इन्फिनेटिव रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे देखिए a और b वर्टेक्स को चूज़ कर लिया है, तो a और b को चूज़ करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर c, d और f की वैल्यू 9, 22 और 14 है, तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू c की है, तो नेक्स्ट हम c को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सेलेक्ट c को किया हुआ है। अब यहाँ पर जो c से हम कनेक्शन देखते हैं, तो c से f का, c से d का, तो देखिए c से अगर f देखते हैं यहाँ पर तो कनेक्शन कितना है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर c का जो है वैल्यू है वो 9 है, तो 9 + 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो f का जो ओल्डेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 14 है, तो हम न्यू अपडेट वैल्यू करते हैं क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है, ठीक है। तो 9 + 1 करने से हमारा 10 आ रहा है, 10 < 14 है, तो हमने f के जो डिस्टेंस है उसको हमने अपडेट करके 10 कर दिया। और फिर से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ से e की, तो अभी भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर e की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी करेंट पोजीशन में यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे c को सिलेक्ट किया तो c से e का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, वो एज इट इज़ ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी ए बी सी वैल्यू हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है डी और एफ में से यहाँ पे चेक करेंगे तो डी और एफ में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी वर्टेक्स को यहाँ पर मतलब एफ वर्टेक्स पर यहाँ पे हम लोग एफ वर्टेक्स को चूज़ करते हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, तो यहाँ पे 10 + 9 क्या हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ पर f की वैल्यू e से अगर देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर ये 19 आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जितने भी यहाँ पर वर्टेक्सेस है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर a b c d को हमने चूज़ कर लिया, पहले हमने a को चूज़ किया, फिर हमने b को चूज़ किया, फिर हमने c को किया, फिर f को किया, ठीक है। अब हमारे पास बचा d और e। आप देख सकते हैं यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पे 20 है और यहाँ पे e की वैल्यू 19 है। अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू फिर से चूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम बाकी से अगर हम चेक करेंगे तो हमको डिस्टेंस सेम मिलेगा, कोई डिस्टेंस है वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिजस्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पे काम करता है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सोर्स वर्टेक्स को 0 करना है, अदर वर्टेक्स को इन्फिनेटिव करना है, फिर आपको सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है यहाँ पर कि जो अभी आपके जो करंट वैल्यू है उसमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कहाँ पर है, उस वर्टेक्स को आपको सेलेक्ट करना और फिर सेम प्रोसेस को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डिजस्ट्रा एल्गोरिथम। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो क्या है, नेगेटिव एज वेट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए से बी यहाँ पे पॉजिटिव एज वेट है, सी से यहाँ पर जो बी है उसका जो वेट है वो नेगेटिव है -6 है, और ए से बी का जो वेट है वो 4 है, ठीक है। अगर हम इसको 1 बाई 1 करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझे तो ए से बी तक की दूरी, ए क्या है, सोर्स नोड है, तो ए से जो बी है उसका डिस्टेंस 4 है, तो 0 + 4 < तो हमने बी की वैल्यू अपडेट कर दिया। वैसे ही हमने यहाँ पे ए से सी का जो है डिस्टेंस है वो हमने अपडेट करके 8 कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ < तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से ए से बी और ए से सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट था, तो हमने यहाँ पे बी को ले लिया। देन आफ्टर फिर हमने क्या किया, हमारे पास तो पूरे वर्टेक्स कंप्लीट हो गए, तो देन सेकंड जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो सी का हो गया, तो ए से बी हो गया 4 और ए से सी हो गया 8। तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम ने बोला कि ये
इसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। पर अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसी तरह अगर हम यहाँ पे C टू B में जाएं, देखिए अगर C टू B में अगर हम अपडेट करते हैं तो यहाँ पे 8 - 6 क्या हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। पर यहाँ पे जो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम है ये गलत यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव एज जो वेट है इसने पहले बता दिया कि अगर आपके पास 2 वर्टेक्स है, पहला शॉर्ट वर्टेक्स इसने B ले लिया, सेकंड शॉर्ट वर्टेक्स इसने C ले लिया, बट इन्होंने क्या हुआ, नेगेटिव एज वेट को इसमें चेक नहीं किया, जो कि इसने अपडेट करके कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो इसका आंसर क्या गलत आ गया। तो A से जो B का जो डिस्टेंस है 4 नहीं होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 2 होना चाहिए, तो ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजस्ट्रा एल्गोरिथम इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। आगे हम देखते हैं वर्क्स विथ नॉन नेगेटिव वेट्स। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम एज्यूम्स दैट ऑल द एज वेट्स आर नॉन नेगेटिव। इसका मतलब है कि यदि ग्राफ में किसी भी एज का वेट नेगेटिव है तो एल्गोरिथम सही परिणाम नहीं दे पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्गोरिथम ग्रेडी अप्रोच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निर्धारित हो जाती है तो उसे कभी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉट सुटेबल फॉर ग्राफ विथ नेगेटिव एज वेट साइकिल्स। यदि ग्राफ में कोई नेगेटिव वेट साइकिल है, मौजूद है, तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम उसे हैंडल नहीं कर सकता। नेगेटिव वेट साइकिल्स इन्फिनाइट लूप्स या इनकरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आप साइकिल के चारों ओर घूमकर अपनी दूरी को लगातार कम कर सकते हैं। इनएफिशिएंसी विथ डेंस ग्राफ। जबकि डिजस्ट्रा एल्गोरिथम स्पार्स ग्राफ के लिए जिससे समय की जटिलता बढ़ जाती है, यह विशेष रूप से ट्रू होता है जब एल्गोरिथम को सिंपल प्रायोरिटी क्यू के साथ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ के स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। यदि हम एक सिंपल प्रायोरिटी क्यू का उपयोग करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ V² होती है, जहाँ V वर्टेक्स होती है या नंबर ऑफ वर्टेक्स बोल सकते हैं। यदि हम बाइनरी हीप का उपयोग करते हैं तो समय की जटिलता घट के ऑर्डर ऑफ V+E log V हो जाती है, जहाँ E एजेस की संख्या है। यह समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर से रिपीट करता हूँ, यह समय जटिलता, इसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ग्राफ के एजेस और नोड्स के आधार पर बदलती रहती है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट के साथ में इसको यूज़ करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ V+E। जबकि डेंस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, हालांकि यह अधिक मेमोरी लेता है। डेटा स्ट्रक्चर जैसे बाइनरी हीप और फिबोनाची हीप का चयन भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को प्रभावित करता है। अगर हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हैं तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का प्रदर्शन ग्राफ के आकार और एजेस की संख्या पर निर्भर करता है। स्पार्स ग्राफ के लिए डिजस्ट्रा एल्गोरिथम बहुत इफ़िशियंट होता है, विशेष रूप से जब बाइनरी हीप या फिबोनाची हीप का उपयोग किया जाता है। डेंस ग्राफ में डिजस्ट्रा एल्गोरिथम को चलाने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन यह अभी भी अधिकांश एप्लीकेशन के लिए उपयोगी होता है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई ऑप्टिमाइजेशन किए जा सकते हैं, जैसे बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग प्रायोरिटी क्यू को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए किया जा सकता है, जो ग्राफ ट्रावर्सल को तेज बनाता है। इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ V+E log V हो जाती है। नेक्स्ट है फिबोनाची हीप का उपयोग करने से कुछ ऑपरेशंस को और भी तेज किया जा सकता है, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और कम होकर ऑर्डर ऑफ E+V log V हो जाती है। हालांकि फिबोनाची हीप का उपयोग अधिक कॉम्प्लेक्स होता है और यह केवल कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लाभकारी हो सकता है। अर्ली टर्मिनेशन की बात करें, यदि एल्गोरिथम का उद्देश्य केवल सोर्स नोड से एक स्पेसिफिक टारगेट तक का ही पहुंचने का होता है, तो एल्गोरिथम को टारगेट नोड पर पहुंचते ही टर्मिनेट किया जा सकता है, जिससे कंप्यूटेशनल समय में बचत होती है। इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर किया जाता है, विशेष रूप से नेटवर्किंग और नेविगेशन सिस्टम में, क्योंकि यह ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ
खोजने में बहुत इफ़िशियंट है। इसके कुछ प्रमुख अनुप्रयोग इस प्रकार हैं। डिजस्टा एल्गोरिथम का सबसे व्यापक अनुप्रयोग जीपीएस सिस्टम और नेविगेशन सेवाओं में होता है। नेविगेशन ऐप्स जैसे गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स और अन्य जीपीएस आधारित सिस्टम उपयोगकर्ता को दो स्थानों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट दिखाने के लिए डिजस्टा एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डिजस्टा एल्गोरिथम का उपयोग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किया जाता है ताकि सड़कों पर वाहनों के लिए अधिक इफ़िशियंट और सुरक्षित मार्ग, समय, सड़क की स्थिति, दुर्घटनाएं और अन्य यातायात संबंधी कारकों को ध्यान में रखते हैं। रियल टाइम रूटिंग। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का उपयोग करके शॉर्टेस्ट पाथ को डायनेमिकली एडजस्ट करते हैं। नेटवर्किंग में उपयोग। डिजस्टा एल्गोरिथम का उपयोग नेटवर्किंग में सबसे पहले एफिशिएंट रूटिंग पाथों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह कई नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल्स में उपयोग होता है, जैसे OSPF। ये प्रोटोकॉल्स डेटा पैकेट्स के लिए नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करने के लिए शॉर्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट पाथ खोजने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हम चलते हैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। डिजस्टा एल्गोरिथम का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं। डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए, ग्राफ में लॉन्गेस्ट पाथ खोजने के लिए, फैक्टोरियल की गणना करने के लिए। तो आपको पता है डिजस्टा एल्गोरिथम का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उपयोग ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2 है, डिजस्टा एल्गोरिथम कब सही तरीके से काम नहीं करता? तो आपको पता है कि जब ग्राफ में नेगेटिव एज वेट मौजूद हो तो ये काम प्रॉपर नहीं करता। नेगेटिव एज वेट या नेगेटिव एज वेट प्रॉपर साइकिल्स अगर होते हैं तो ये काम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डिजस्टा एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है जब प्रायोरिटी क्यू में बाइनरी हीप के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है? तो आपको पता है कि अगर हम डिजस्टा एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं और प्रायोरिटी क्यू में अगर बाइनरी हीप का यूज़ किया जाता है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ v+e log v हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजस्टा एल्गोरिथम? डिजस्टा एल्गोरिथम का मेन यूज़ क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको पता है कि सबसे कम लागत वाले पथ की पहचान। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजस्टा एल्गोरिथम को किस प्रकार के ग्राफ के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्राफ दिए हैं वो स्पार्स दिया हुआ है, डेंस दिया हुआ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया और वेटेज ग्राफ विथ नेगेटिव एजेस। तो सबसे बेस्ट, इसका जो बेस्ट आंसर है वो है स्पार्स ग्राफ, बी आंसर है। मैं बता दूं स्पार्स मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ जो एजेस है वो कम रहेंगे एज कम्पेयर टू डेंस ग्राफ। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है डिजस्टा एल्गोरिथम का उपयोग किस प्रकार के ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है ग्राफ विथ नेगेटिव वेट। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ग्राफ विथ नेगेटिव वेट एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजस्टा एल्गोरिथम में किस अप्रोच का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है डिजस्टा एल्गोरिथम में ग्रेडी अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजस्टा एल्गोरिथम में एज रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो भी कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, उसको अगर कम करना, अगर आपको कोई फाइंड होता है लोएस्ट कॉस्ट उससे, तो इसका आंसर हो जाएगा एक एज में कॉस्ट को कम करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ अपडेट करना। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं ओवरऑल समरी देखते हैं। डिजस्टा एल्गोरिथम एक फंडामेंटल एल्गोरिथम है जो ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एल्गोरिथम कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से नेटवर्किंग और नेविगेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई उपयोग और लाभ हैं, लेकिन साथ में कुछ सीमाएं भी हैं जो इसके प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब भी आप लोग इस एल्गोरिथम को आप यूज़ करेंगे तो पहले पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ग्राफ के टाइप्स देखने के बाद ही एल्गोरिथम आप सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू।